आज का मेरा जो प्रेजेंटेशन है आप लोगों के बीच वो गेनोथेरेपी का है। सबसे पहले मैं अपने माता पिता को, इन्होंने हमें जन्म दिया, उसको मैं नमन करता हूँ। और साथ ही साथ उस परम पिता परमेश्वर जिन्होंने हम मानव सृष्टि के निर्माण किए, निर्माता, उनको भी मैं नमन करता हूँ। और साथ ही साथ हमारे डिएक्शन के फाउंडर राठौर जिम शिवजिम, उनको मैं थैंक्स करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आज वो नहीं होते तो हम लोगों के बीच इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म मिलना नामुमकिन था। और साथ ही साथ डिएक्शन इंडिया की मदर कही जाने वाली, जो कि आज इस दुनिया में वो नहीं है, और जहाँ भी हैं हम सभी लोग उनके आशीर्वाद से आज उनकी छत्र छाया में अपने बिजनेस को और इस प्रोडक्ट को यूज करके उसके अनुभव को हम लोगों के बीच शेयर कर रहे हैं। रत्ना मैम को कोटि कोटि नमन, और साथ ही साथ प्रोफेसर सर, उनको भी नमन बंदन है, क्योंकि डिएक्शन इंडिया की मदर कहलाने वाली रत्ना मैम खुद एक डॉक्टर थी, और वो स्त्री रोग विशेषज्ञ थी। उनका खुद का नर्सिंग होम था, और जब से मैम को इस प्रोडक्ट के बारे में पता चला और इस प्रोडक्ट को उन्होंने यूज की और उनका अनुभव जब इसको हुआ, प्रोडक्ट जो है किंग ऑफ हर मिराकल रिजल्ट देने वाली, तो मैम ने अपने नर्सिंग होम उनको लॉक किया और रिएक्शन रिएक्शन के बिजनेस को लेकर के वो निरंतर आगे बढ़ती रही और बढ़ाते रही बिजनेस। फिर जो सो प्रोफेसर सर को भी इसके बारे में जानकारियां दी, जो कि एक प्रोफेसर अर्थशास्त्री, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, मद्रास यूनिवर्सिटी के डबल गोल्ड मेडलिस्ट, उसने इस बिजनेस को समझा कि ये बिजनेस फ्यूचर का बिजनेस कैसा है, कि ये कंपनी जो है इन फ्यूचर कहीं जाने वाली नहीं। और 2000 में, जो कि आज 2026 है, 2000 में सर की सैलरी यूजीसी अंडर यूजीसी के तहत सर की जो है सैलरी ₹1,00,000 महीने की। उस चीज को सर ने ठुकरा करके डिरेक्शन में लगे। अब सोच सकते हैं कि सर ने कितने बड़े रिस्क लिए।
और फिर इस चीज को आगे बढ़ाते रहे। और आज उनका पूरे विश्व में नेटवर्क, आज जहां भी नेटवर्क है तो प्रोफेसर सर का, डॉक्टर मैम का जो है वो नेटवर्क पूरे विश्व में। और इस बिजनेस को बढ़ाते रहे। और फिर डॉक्टर एस रंजन सर, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ऐसे सब हमारे बीच जो है महापुरुष है, डॉक्टर्स हैं, जो कि आज उनको भी नमन बंदन है, डॉक्टर एस रंजन सर को, जो कि उनको भी इंजेक्शन के प्रोडक्ट के रिजल्ट के बारे में जब पता चला तो डॉक्टर रत्ना मैम ने ही जो है सो सर को भी प्रोडक्ट से अवगत कराई, और वो भी अवगत होकर के इस प्रोडक्ट का रिजल्ट लिए, और फिर जो है लोगों के बीच निरंतर वो भी बताने का प्रयास करते हैं। और सर जो है वो आज रिएक्शन में क्राउन डायमंड, गोल्ड क्राउन डायमंड है। और फिर डॉक्टर ईपन कोशी, जो कि डबल एफआरसीएस, अगर आप देखें तो डबल एफआरसीएस हमारे जो जिले के जो मुख्यालय है वहां पर भी जो सो आपको एफआरसीएस नहीं मिलेंगे। यहाँ तक कि जो सो हम लोगों के नजदीक में मेडिकल का हब कहा जाने वाला भागलपुर, भागलपुर में भी जो है सो आपको डबल एफआरसीएस डॉक्टर नहीं मिले। और आज वो भी जो है सो इस डिएक्शन में है, हम लोगों के बीच कंधे से कंधे मिला के चल रहे हैं। तो डॉक्टर दीपन कोशी सर को भी नमन बंदन है। तो आज हम अपने सब्जेक्ट की ओर चलेंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो गेनोथेरेपी के ऊपर है। तो गेनोथेरेपी क्या है उसके बारे में समझेंगे। गेनोथेरेपी जो है गेनोथेरेपी ये डॉक्टर लिम का बहुत ही ये कि वो चॉइस वाला सब्जेक्ट है, क्योंकि गेनोथेरेपी, अभी देखिए कि कैंसर का जो समस्याएं हो जाती हैं तो उस मर्ज को मेडिकल साइंस में क्या किया जाता है, कैंसर के मर्ज को, मरीज को कैंसर के उपचार के लिए रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है, ताकि उस मरीज को सिर्फ एक समस्याओं से, जो कि कैंसर की समस्याएं उनकी शरीर में आ गई हैं, तो उससे जो है उसको रिजल्ट मिले, उसका शरीर स्वस्थ। पर ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि आप देखे होंगे
कि कैंसर के जिस भी मरीज को कीमोथेरेपी का उपचार किया जाता है तो उसके शरीर का जो मुख्य अंग है, यानी सुंदरता के लिए बाल, केश बोला जाए, जो कि सर पर बहुत ही वो शोभायमान होता है। अगर इंसान के शरीर में सर के ऊपर बाल नहीं हो तो वो जो है होता है क्या कि वो एक सुंदरता का बहुत बड़ा चीज होता है, तो उनकी सुंदरता खो जाती है। तो कीमो का जब ये किया जाता है तो बाल उसके निकल जाते हैं और फिर रेडियोथेरेपी से स्किन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यानी कहने का तात्पर्य या मेरा ये है कि उस थेरेपी के द्वारा कैंसर का सिर्फ उपचार किया जाता है, और उपचार के दरमियान जैसे कीमो का डोज दिया जाता है तो वो शरीर का जो मुख्य अंग है सुंदरता के लिए, वो उसकी सुंदरता छिन जाती है। पर मेरा ये जो गेनोथेरेपी है ये क्या है कि अगर हम इसको, डॉक्टर लिम का कहना है और जितने भी हमने जो बताए और जो भी जानकार लोग हैं, इंजेक्शन के प्रोडक्ट को जो यूज कर रहे हैं, यूनोडर्मा से निर्मित जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, उसको क्या रिजल्ट मिलता है कि उसके शरीर को बीमारियों से बचाता है, यानी हर एक अंग को सुरक्षा देता है, हर एक अंग को बीमारियों से बचाता है। यहाँ तक कि हमारे शरीर का जो ये जो इसका जो कार्य क्षमता है, यूनोडर्मा का जो कार्य क्षमता है, वो हमारे शरीर का सबसे जो छोटी इकाई है कोशिका, कोशिकाओं तक पहुंच करके, ये सब कोशिकाओं के अंदर पहुंच करके जो भी कोशिकाओं में त्रुटियां हैं, जो गंदगियां हैं, उसको पहले ढूंढता है और ढूंढ करके फिर जो है सो वहां से गंदगियों को निकालने का काम करता है। तो कोशिका से गंदगियां निकल जाएगी तो कोशिका स्वस्थ हो जाएगी। जो गंदगी के कारण कोशिकाएं स्वस्थ बढ़ जाती है, निर्जीव हो जाती है, वैसे सारी कोशिकाएं क्या हो जाती है, उसके अंदर से गंदगी जब हट जाती है तो कोशिकाएं स्वस्थ होने लगती है, और फिर जो सो जो निर्जीव कोशिकाएं हैं उसमें भी जान आ जाती है, वो भी जीवित हो जाती है। इतनी इसकी क्षमता है। तो कोशिका अगर हमारा स्वस्थ हो गया तो निश्चित है कि शरीर का अंग स्वस्थ होगा, अंग स्वस्थ हो जाएगा तो हमारा शरीर स्वस्थ हो जाएगा। तो गेनोथेरेपी जो है हमारे पूरे शरीर को ठीक करता है, शरीर को बीमारियों से बचाता है। तो इसके जो प्रकार हैं, इसके दो प्रकार के स्वास्थ्य पर दृष्टिकोण है। डिफरेंस क्या है, हम लोगों का जो गेनोडर्मा है ये प्राकृतिक भोजन है, और पारंपरिक दवाइयाँ जो कि मेडिसिन डॉक्टर लोग उपचार करते हैं, वो पारंपरिक दवाइयाँ हैं। यानी उसको जो है कोई पढ़े लिखे इंसान ने जो है रिसर्च करके उसको फैक्ट्री में मशीन में तैयार किया हुआ। लेकिन प्राकृतिक भोजन हमें कहाँ से मिलता है, प्रकृति के द्वारा, नेचुरल, यानी प्रकृति प्रदत्त, वो प्रकृति के प्रकृति के द्वारा तैयार होता है। क्योंकि आप समझिए इस चीज को कि प्रकृति ने इस धरती को दिए हैं, इस धरती पर
एक जीव जंतु पेड़ पौधे जड़ी बूटी कंदमूल दिए। तो जीव जंतु धरती पर जितने भी जड़ी बूटी कंदमूल फल जीव जंतु जो पेड़ पौधे आप जो देख रहे हैं वो क्या है, प्रकृति के द्वारा दिया हुआ। उसी में से जो है सो जो हम लोगों का, जैसे कि हम लोगों का जो भी भोजन भी होता है, चावल दाल रोटी सब्जी फल, तो वो भी क्या है, वो नेचर टेक्नोलॉजी में, यानी वो क्या है, प्रकृति निर्मित वो चीज है। प्रकृति के टेक्नोलॉजी में तकनीकी में वो प्रकृति तकनीकी का वो उसमें तैयार होता है प्रकृति की तकनीकी में। लेकिन दवाइयाँ वगैरह जो है वो मनुष्य तकनीकी में तैयार होता है। मनुष्य खुद उसको तैयार करते हैं रिसर्च करके। दृष्टिकोण क्या है, ये हमारा संपूर्ण है। जो प्रकृति भोजन होता है वो हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है और पूरे सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक, पैर के नाखून से सर के बाल तक वो उसको स्वस्थ रखता है। लेकिन जो दवाइयाँ होती है वो क्या होती है, खंड युक्त, यानी जिस अंग में जो परेशानियां होती है। आप डॉक्टर भी देखे होंगे बड़े बड़े मार्केट में, आंख की डॉक्टर अलग है, बच्चे की डॉक्टर अलग है, किडनी की डॉक्टर अलग है, हार्ट की डॉक्टर एक अलग है। लेकिन हम लोगों का शरीर जो है बताया जाता है कोशिकाओं का बंडल है। तो वहाँ होता है क्या कि मेडिकल साइंस में डॉक्टर लोग एक एक अंग का इलाज करते हैं, क्योंकि उनकी जो है पढ़ाई जो है एक अंग विशेष की होती है। एमबीबीएस तो सर 4 साल की जो कोर्स होती है वो हर एक डॉक्टर जो है वो कोर्स करते हैं। लेकिन उसके बाद जो होते हैं वो विशेषज्ञ वगैरह, तो वो किसी एक अंग पर ही जो है सो उसके उनकी विशेषता जानकारी, उसके के ऊपर विशेष जानकारी उनकी होती है, उनकी नॉलेज विशेष होती है उसके ऊपर, और उसी का वो उपचार करते हैं, उसी अंग की वो उपचार करते हैं। तो खंड युक्त हो गया वहां, यानी कहने का मतलब कि शरीर में हर एक अंग जो है देखा जाए तो वो कोशिकाओं का बंडल बताया जाता है। फिर जो है सो यहाँ हर एक अंग का इलाज होता है, हर एक अंग का जो है सो अलग अलग स्पेशलिस्ट होता है। केंद्र बिंदु क्या है, ये क्या करता है, हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है, बीमारियों से बचाता है। और पारंपरिक दवाइयाँ जो हैं वो रोग होने के बाद हम उसको लेते हैं, उसके पहले हम नहीं लेते हैं। पर प्रकृति भोजन जो है हम रोज लेते हैं, डेली लेते हैं, हर दिन लेते हैं। लेकिन दवाइयाँ जो है बीमारी होने के बाद लेते हैं, ये अंतर। विधि क्या है, तो ये क्या है कि जो प्रकृति भोजन है वो हमारे लिए क्या करता है, रोकथाम करता है, बीमारियों को आने से रोकता है, परेशानियों को आने से रोकता है, हमारे शरीर में जो कष्ट होगी उसको आने से रोकता है। और दवाइयाँ क्या करती है, वो इलाज करती है। उत्पाद क्या है, तो हम लोगों का जो है ये पूरक पोषक आहार है, यानी भोजन है, शुद्ध भोजन है। और अंग्रेजी दवाइयाँ जो है वो क्या है, औषधि है, ड्रग्स है। जो कि ड्रग्स जो है अगर उसके बारे में देखा जाए, उसके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए, तो वो आपके लिए स्लो पॉइजन का काम करता है। ड्रग्स लक्ष्य क्या है, ये हमारे शरीर का पूरा वेलनेस देता है, हमारे शरीर को, ये हमारे शरीर को पूरा बीमारियों से बचाता है, वेलनेस देता है, यानी स्वास्थ्य देता है, पूर्ण स्वास्थ्य देता है। और दवाइयाँ क्या करती है, कहीं कहीं सुधार करती है। तो बताया गया है स्वास्थ्य के 4 स्तंभ। पहला है सकारात्मक मानसिक विचार। उसके लिए हमें क्या होना चाहिए, सकारात्मक मानसिक विचार होना चाहिए। स्वस्थ जीवन शैली, पौष्टिक आहार, पूरक आहार, ये जो है स्वास्थ्य के 4 स्तंभ, स्वास्थ्य के जो है सो 4 पिलर माना गया है। जैसे कि हम लोग घर की मजबूती के लिए 4 पिलर देते हैं, तब जो है सो पूरा घर मकान
वो क्या होता है, मजबूत होता है। उसी तरह से हमारे स्वस्थ शरीर के लिए और स्वस्थ जीवन शैली के लिए, हमारा शरीर स्वस्थ के लिए क्या चाहिए, सकारात्मक मानसिक विचार चाहिए। हमारा सोच जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, सकारात्मक, नकारात्मक नहीं। जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, स्वस्थ, अस्वस्थ वाली नहीं। अगर किसी भी काम को हम करेंगे तो उस वहां पर भी जो है सो मानसिकता हमारी क्या होनी चाहिए, सकारात्मक होनी चाहिए। और फिर जो है सो हमारा शरीर कैसा होना चाहिए, स्वस्थ होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीज अच्छा रहेगा, वो दोनों चीज अच्छा हमें कहाँ से मिलेगा, उसके लिए हमें पौष्टिक आहार चाहिए, पूरक आहार चाहिए। ये जो है एक दूसरे का कहा जाए कि पूरक, यानी एक दूसरे का पूरक है। पूरक आहार लेंगे तो उससे हमें पौष्टिक आहार मिलेगा। पौष्टिक आहार मिलेगा तो फिर हमारा स्वस्थ जीवन शैली होगा। और स्वस्थ जीवन शैली होगा तो हमारा मानसिक विचार कैसा होगा, सकारात्मक, नकारात्मक नहीं होगी। क्योंकि स्वस्थ जीवन शैली रहेगा, सकारात्मक मानसिक विचार रहेगा, तो हम किसी भी कार्य को, उसको आसानी से हम कर सकते हैं। शुद्ध मन से, स्वस्थ शरीर के द्वारा ही किसी काम को हम आसानी से कर सकते हैं। तो उसके लिए पूरक आहार और पौष्टिक आहार चाहिए। तो ये क्या कि टॉक्सिन एंड इम्बैलेंस, विष और असंतुलन शरीर में, विष की और असंतुलित आंतरिक और स्वास्थ्य बाह्य कारकों, आंतरिक और बाह्य कारकों से होता है, जैसे कि तनाव, आधुनिक जीवन शैली, फ्री रेडिकल्स, वायु प्रदूषण, प्रदूषित जल, रसायन, दवाइयां इत्यादि। खाने की जो चीजें हमारी, खाने की जो बुरी आदतें हैं, तो वो क्या है, अत्यधिक भोजन। वही बताया गया, ऋषि मुनि महात्मा लोग पहले बताते थे, उनकी भी कथन है। वो क्या कहते थे, भूख रखी भोजन करे। यानी अभी जो है सो लोग जो है वैसा नहीं करते हैं। पहले लोग क्या करते थे, ऋषि मुनि महात्माओं के कथनानुसार, कि यानी ऐसा भोजन करते थे, अल्पाहार करते थे कि कम, थोड़ा सा, यानी उस चीज के लिए वो अपने शरीर, अपने खाने में जगह रखते थे, कि यानी कि खाना खाने के बावजूद भी उनको एहसास हो कि भूख का। पर अभी जो है सो क्या करता है, लोग अत्यधिक भोजन करता है और बार बार भोजन करता है, और फिर जल्दी जल्दी खाता है। यानी बताया गया है कि अगर एक निवाला हम अपने मुंह में लेते हैं, तो हमारे मुंह में 32 दांत हैं, तो उसको 32 बार चलाना है, चबाना है, तब जो है। लेकिन पर आज क्या हो रहा है, लग जल्दी जल्दी जो है उसकी, वो क्या, किस कारण से, कि वो जो है, लोग क्यों करता है वैसा, कि आज जो है लोगों की भाग दौड़ जिंदगी में जो है ज्यादा है, इस वजह से लोग जो है वो जल्दी जल्दी लोग खाते हैं। अत्यधिक अम्लीय भोजन सेवन, यानी जो है अत्यधिक लोग तेजाबीय भोजन यूज करता है, उस वजह से जो है सो लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं। ये फ्री रेडिकल, शरीर में विष और असंतुलन जो हो रहा है। और फिर जो है अत्यधिक पका हुआ भोजन सेवन करना, बहुत कम हरी साग सब्जी खाते हैं लोग, उस वजह से भी जो है क्या होता है, वहाँ परेशानियां। क्योंकि आज आप देखें, जो भी हमारा खेती जो हो रहा है, वो क्या हो रहा है, वो रासायनिक खेती हो रही है, रसायन वगैरह का ज्यादा उपयोग हो रहा है, केमिकल का, फर्टिलाइजर का, कीटनाशक का ज्यादा उपयोग हो रहा है खेती में। तो ऐसा नहीं कि वो फसल और खेत तक ही सीमित रहता है, वो हम रसोई में लाते हैं और बनाते हैं, खाते हैं। उससे जो, उसमें भी जो विद्यमान जो हमारे भोजन, जैसे कि चावल, दाल, रोटी, सब्जी, जो भी हमारे खाने का आइटम है, तो उसमें जो है फर्टिलाइजर, केमिकल, कीटनाशक दिखता नहीं है। पर जो है वो हमारे शरीर में पर डे जाता है, जितने बार खाते हैं उतने बार जाता है। और वो जो दिखता नहीं है, तो शरीर के सिस्टम जो है, जो दिखता नहीं है हम लोगों को नजरों से, तो वो शरीर के सिस्टम निकाल भी नहीं पाते। तो कहा जाए कि फ्री रेडिकल्स जो तैयार जो हो रहे हैं हमारे शरीर में, जो जा रहे हैं, विष और असंतुलित कर रहा है,
जो हम नहीं देख पा रहे हैं वो ज्यादा हमारे शरीर को विष और असंतुलित कर रहा है हमारे शरीर के अंग। प्रथम रक्षा स्तर शरीर के विष निपटने के लिए तीन रक्षा स्तर हैं। प्रथम रक्षा स्तर मुक्ति की अवस्था। द्वितीय रक्षा स्तर पहले जो है हमारे शरीर में प्रथम रक्षा स्तर स्तर क्या है, मुक्ति की अवस्था। द्वितीय रक्षा स्तर अलग रखने की अवस्था। और तृतीय रक्षा स्तर है ट्यूमर के विकास की अवस्था। पहला जो है जैसे कि हमने जो खाए वो हमारे शरीर में जैसे कि गैस वगैरह अम्ल वगैरह की ज्यादा परेशानियां नहीं हो। हमारे शरीर में ज्यादा अम्ल बन गया, गैस वगैरह बन गया, परेशानियां आ गई, सीने में जलन होने लगी, खट्टी ढकार धुएं ढकार होने लगी, तो वो कहा जाए कि वो मुक्ति की अवस्था नहीं है। तो उसमें जो है वो क्या होता है, द्वितीय रक्षा स्तर में वो चला जाता है। वो क्या होता है, जैसे कि फर्टिलाइजर केमिकल कीटनाशक जाता है तो वो हमारा शरीर जो सो डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, तो वो क्या होता है द्वितीय रक्षा स्तर में चलाता है, अलग रखने की अवस्था में चलाता है। फिर तीसरा स्तर जो है वो फिर उससे क्या होता है, धीरे धीरे इकट्ठा होकर के किस्टलाई दानादार होकर के पत्थर, गांठ, ट्यूमर, अल्सर, कैंसर का रूप ले लेता है। वही जो है जो हमारे शरीर में जो है वो क्या गया और वो निकल नहीं पा रहा है, क्योंकि हमारा शरीर ही एक उत्तम डॉक्टर है। और वो सारा सिस्टम हमारे शरीर में प्रकृति ने दिया हुआ है, ऊपर वालों ने दिया हुआ है। लेकिन है क्या कि वो शरीर में, क्योंकि एक उत्तम डॉक्टर जो है इस वजह से बताया गया है कि अगर हमारे शरीर में अगर हम कुछ खाए और उससे जो भी हमारे शरीर में जो परेशानियां आई तो वो हमारा शरीर अनुभव कर लेता है। अगर अनुभव वो परेशानियां नहीं आई तो उस चीज का भी अनुभव कर लेता है कि नहीं, हमारा शरीर में जो है कुछ अच्छा चीज गया है शरीर के अंग में, इस वजह से जो है परेशानियां नहीं आई। और वही कुछ अगर कुछ गड़बड़ चली जाती है तो वो अनुभव कर लेती है। तो इस वजह से बताया गया है कि शरीर एक उत्तम चिकित्सक है। बॉडी इज द बेस्ट डॉक्टर, उसी आधार पर बोला गया है। फर्स्ट लेवल ऑफ डिफेंस, बचाव के प्रथम रक्षा स्तर। मुक्ति की अवस्था क्या है, वो पसीना, मूत्र, बलगम, मल के द्वारा वो निकलता है। अभी देखिए होता है क्या कि लोगों को पेशाब जो है सो सही से नहीं होने के कारण उसको डायलिसिस वगैरह की कराने की समस्या आ जाती है, पसीना वगैरह नहीं होती है तो लोग दौड़ लगाते हैं। तो पसीना वगैरह भी आना चाहिए, वो नेचुरली तरीके से अपने आप शरीर से निकलता है, क्योंकि हमारे शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है वो स्किन है, चमड़ी है। और पूरे शरीर को कवर किए हुआ है। और बड़े अंग से जो है वो हमारा गंदगी पसीने के द्वारा वो निकलता है। फिर जो है तो दूसरा जो है मूत्र के द्वारा। तो भाई क्या है कि जो है आज जो लोगों को किडनी वगैरह की जो समस्याएं आ रही है, तो उसका शरीर का जो किडनी होता है वो डायलिसिस सही तरीके से नहीं कर पाता है, पेशाब सही से नहीं बन पाता है और पेशाब फिर निकल नहीं पाता है। तो उससे भी परेशानियां लोगों को बन जाती है। फिर कफ बलगम जो बनता है शरीर में, वो भी जो है सो वो सही से शरीर नहीं निकाल पाता है, तो वो क्या होता है फिर आगे चल करके आपका परेशानियों का वहां भी ये होता है। लेकिन ये पसीना, मूत्र और बलगम और फिर जो है मल, वो हमारे शरीर से निकलना चाहिए सही तरीके से। और नहीं निकलने के कारण वो फिर जो है हमारा बीमारियों का कारण बनता है। अलग रखने की अवस्था, विष निश्चल तत्वों के साथ मिलकर मिल जाता है या पत्थर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यूरिक एसिड और पथरी में बदलाव। फिर निष्क्रिय पदार्थ के साथ मिलकर कोलेस्ट्रॉल और वसा बनता है। ओबेसिटी वगैरह जो लोगों के आ रहे हैं, मोटापा वगैरह ज्यादा बढ़ रहा है, कारण क्या है कि जो सो निष्क्रिय पदार्थ के साथ मिलकर के कोलेस्ट्रॉल वसा बना देता है हमारे शरीर में, जो कि लोगों को कहा जाए कि मोटापा, ओबेसिटी की समस्याएं अभी ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है। यही सब कारण है। ट्यूमर के विकसित की स्थिति, विषाक्त पदार्थ जो बहुत अधिक समय तक शरीर से निकल नहीं पाते, वह स्वास्थ्य समस्याओं जैसे ट्यूमर के रूप में विकसित होते हैं। जैसे कि विषैले पदार्थ, फर्टिलाइजर, कीटनाशक और फिर जो है केमिकल युक्त जो दवाइयां जो बताया गया है,
तो वो अगर हमारे शरीर में बहुत अधिक समय तक रह गया, जो नहीं निकल पाता है, तो वो क्या होता है, हमारा स्वास्थ्य समस्याओं जैसे ट्यूमर वगैरह के रूप में वो विकसित होना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए क्या है, आरजीजीएल वो क्या करता है, बॉडी को सपोर्ट करता है। आरजी क्या करता है, हमारे शरीर में घुलनशील और घुलनशील जो भी विषैले तत्व हैं उसको वो निकालने का काम करता है। और जीएल क्या करता है, वो संतुलन करता है, संतुलन रखने में सहायक होता है। हमारे शरीर के जो सेल हैं कोशिकाओं से आरजी क्या करता है, आरजी को अगर हम लेते हैं तो घुलनशील और घुलनशील जो भी विषैले तत्व हैं उसको निकालने का काम करता है। और फिर जो है सो जीएल को अगर हम लेते हैं, जीएल को अगर लेते हैं हम, तो वो क्या करता है, सेल के ऊपर मेम्ब्रेन बनाता है। फिर जो है मेम्ब्रेन बनाने के तात्पर्य यह है कि उसको वो सुरक्षा देता है, प्रोटेक्ट करता है। फिर केमिकल को या विषैले तत्व को, घुलनशील और घुलनशील जो भी विषैले तत्व हैं उसके सेल के अंदर जाने नहीं देता है उसको। जीएल का काम वो करता है और उसको वो क्या करता है, संतुलित रखने में सहायक होता है। पहला समीक्षा सिद्धांत, मानव शरीर में सभी स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं मुख्यतः दो कारणों से होती है, विष और असंतुलित शारीरिक प्रणाली। एक तो विष के द्वारा विष हमारे शरीर में जाता है, फिर जो है हमारे शरीर के अंग को क्या करता है, उसकी सिस्टम को वो असंतुलित करता है। जो अंग हमारा जो सिस्टमेटिक चलता है, तो वो क्या करता है, शरीर का जो है सो विष ज्यादा देर तक इकट्ठा हो जाने के कारण वो निश्चित है शरीर के अंग की सिस्टम की प्रणाली को क्या करेगा, असंतुलित करेगा, संतुलन में चलने नहीं देगा। तो फिर क्या है, गैनोडर्मा शरीर की सहायता करता है। शरीर स्वयं अपनी स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को देखभाल करता है। द एबीसी रूल, एबीसी नियम, एबीसी रूल के तहत एक्टिव करता है, बैलेंस करता है और क्योर करता है। इस नियम के अनुसार वो हमारे शरीर को गैनोडर्मा एक्टिव करता है, बैलेंस करता है, फिर क्योर करता है। क्योंकि वो टॉक्सिन निकाला, फिर जो है उसको एक्टिव किया, फिर बैलेंस किया, फिर क्योर कर दिया। प्राय यह देखा गया है कि गैनोडर्मा मानव शरीर पर सचेत व अचेत मुद्रा में कार्य करता है। सहज प्रतिक्रिया शारीरिक और मानसिक दोनों अवस्था में क्या करता है, ये सहज प्रतिक्रिया इसके ऊपर आता है गैनोडर्मा के द्वारा उसको लेने से। तो हमें इसका जो डोज है कैसे लेना है, पहले सप्ताह एक जोड़ा, दूसरे सप्ताह दो जोड़ा, तीसरे सप्ताह चार जोड़ा। अगर प्रतिक्रिया अगर एक जोड़े में आ जाए तो डोज हमें एक जोड़ा ही रखना है। दूसरे सप्ताह में अगर दो जोड़े में प्रतिक्रियाएं आ जाती है तो वो हमें दो जोड़े ही रखना है। तो इस तरह से बताया गया है कि 6 जोड़े तक अगर किसी भी तरह का कोई प्रतिक्रिया नहीं आता है तो मात्रा थोड़ी थोड़ी बढ़ाते रहना है। उस 6 जोड़े से ज्यादा नहीं लेनी है प्रत्येक दिन। तो वही बताया गया कि जो डोज है उस अनुसार से हमें लेना है। प्रतिक्रिया न होने पर जो सो डोज को बढ़ाना है, खुराक को बढ़ाना है। नियंत्रण की स्थिति में खुराक की मात्रा जारी रखें। जब तक नियंत्रित नहीं हो जाए खुराक की मात्रा को क्या करना है, जारी रखना है। स्थिति नियंत्रण में ना हो तो खुराक की मात्रा को आधा कर दें। अगर किसी भी तरह का इम्बैलेंस आ गया शरीर में तो वो क्या करना है, उसकी जो मात्रा है तो उसकी उस मात्रा को आधा कर दें। समय खुराक से महत्वपूर्ण है। कहा गया है कि जो है खुराक की अति से ज्यादा। तो ऐसे अल्कलाइन क्षारीय बनाम क्षारीय भोजन क्या है, मानव शरीर को क्षारीय भोजन व अम्लीय भोजन की आवश्यकता फूल अनुपात 1 के अनुपात में होती है। आधुनिक खान पान की आदतें इसके विपरीत हैं। अम्लीय भोजन, अभी जो है आधुनिक में लोग क्या करता है, ज्यादा लोग तेजाबीय भोजन करता है, अम्लीय भोजन ज्यादा तेजाबीय और अम्लीय भोजन करता है, क्षारीय भोजन कम करता है। क्योंकि हमारे शरीर में जो है क्षारीय भोजन की जो हमारा शरीर जो है उसका जो पीएच लेवल जो है वो जो है उसका जो डिमांड होता है हमारे शरीर का, तो वो 80% क्षारीय भोजन मांगता है हमारा शरीर और 20% ही एसिडिक यानी अम्लीय भोजन मांगता है। लेकिन हम लोग करते क्या है, उल्टा करते हैं। 80% जो है
अम्लीय भोजन एसिडिक फूड खाए जाते हैं और 20% ही क्षारीय भोजन खाते हैं। रिएक्शन के क्षारीय भोजन जैसे आरजीएल, चाय, लिंजी, कॉफी, स्पाइरुलिना और मोरंजी आदि भरपूर सेवन करें। अम्लीय भोजन में मांस, कोला, सॉफ्ट ड्रिंक जो। क्षारीय भोजन में क्या था? हरी साग सब्जी, बाजरा, गेहूं, मक्का और सब्जियां। रिएक्शन के क्षारीय भोजन जैसे आरजे, जेल, चाय, लींगी, कॉफी, स्पाइरुलिना और मोरंगी आदि भरपूर सेवन करें। ये चीज को अगर हम ज्यादा यूज करेंगे, इससे हमारे शरीर में एसिडिक की मात्रा जो ज्यादा हो गई है, पीएच लेवल लेवल वगैरह जो बिगड़ गया है, तो पीएच लेवल को बैलेंस करेगा। एंजाइम सिद्धांत। समय समस्या मधुमेह नहीं नहीं है, समस्या हमारे खान पान में है। मधुमेह की समस्या का कारण है अग्नाशय। अग्नाशय की समस्या का कारण है हम का कारण है एंजाइम की कमी। वही बताया गया है कि अगर हम एंजाइम वाला भोजन नहीं करेंगे, एंजाइम की कमी अगर हो, उससे क्या होगा? मधुमेह हो जाएगा। तो भाई क्या, पहला जो है हमें खान पान की समस्याओं को ठीक करना होगा। फिर उससे अपने आप जो है ऑटोमेटिक पाचन समस्या संबंधी भी सुधर जाएगा। और फिर अग्नाशय की जो समस्याएं, जो पाचन संबंधी समस्याएं जो आ रही हैं, उसमें भी सुधार आ जाएगा। तो क्या है कि उससे भी फिर मधुमेह, अग्नाशय वगैरह की समस्याएं नहीं आएगी। तो उसके लिए आरजी, जीएल, स्पाइरुलिना, मोरंजी, कोडिपाइन इत्यादि का सेवन करें। हरित सिद्धांत, ग्रीन थियरी। लाल रक्त के उत्पादन के क्रम में जब लाल रक्त कोशिकाएं निर्जीव हो जाती है, तो इन्हें तिल्ली स्प्लीन में पृथक्करण के लिए अग्रेषित किया जाता है। इसके बाद यह लीवर के माध्यम से पुनः पृथक्करण के लिए अग्रेषित की जाती है। तत्पश्चात वो गुर्दे में प्रवेश करती है और फिर जो है हार्मोन बनाते हुए अस्थि मज्जा के द्वारा हेमोग्लोबिन बनाती है, जो आगे जाकर पुनः निर्मित लाल रोधी की कोशिकाएं बनती है। तो हमारा लोगों का हम लोगों के शरीर में खून, रक्त जो है कैसे बनता है, रेड ब्लड सेल्स कैसे बनता है, तो उसके बारे में बताया गया है कि अगर हम स्पाइरुलिना ग्रीन थेरी, स्पाइरुलिना हम लोगों का क्या है, वो हरा हरा रहता है, जिसमें क्लोरोफिल ज्यादा पाया जाता है। तो उससे जो है क्या होता है हमारे शरीर में, वो जो है जो हरी साग सब्जी होती है, वो हमारे शरीर का जो पाचन क्रिया होता है, वो आसानी से पचा लेता है। और फिर अगर वो आसानी से पच जाएगा, और पचने के बाद फिर जो है सो वो जल्दी से क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स में वो बदल बदल जाता है, लाल रुधिर कोशिकाओं में, क्योंकि आसानी से जो पचा, कार्य करने में उसको समय नहीं लगा। जो भी हमारे पाचन संबंधित जो भी पार्ट्स पुर्जे हैं, उसको समय नहीं लगा, फिर जो है सो पृथक्करण के वो उसको पृथक्करण करता है तिल्ली। और फिर जो है वो स्प्लीन जो है किडनी में दे देता है। किडनी फिर जो है उसको साफ सफाई करके फिर उसको गुर्दे में प्रवेश करते, किडनी में प्रवेश करता है। फिर हार्मोन्स बनाते हुए अस्थि मज्जा के द्वारा वो हमारे शरीर में क्या करता है, हीमोग्लोबिन का निर्माण, खून का निर्माण कर देता है। क्योंकि उससे हीमोग्लोबिन से हमारा शरीर में क्या हो जाता है, रेड ब्लड सेल्स बन जाता है। तो बताया गया कि जो हमारे पेट के लिए अच्छा है, वो हमारे चेहरे के लिए भी अच्छा है। क्योंकि आप जितने भी आप मार्केट के भी आप प्रोडक्ट को देख लें, तो उसमें जैसे जो भी फेस वॉश वगैरह है आप यूज कर रहे हैं, तो उसमें जो है कोई भी जो हम खाते हैं, उसी चीज से वो तैयार किया जाता है। जैसे कि आप लोगों ने देखे होंगे ऑरेंज, ऑरेंज का फेस पैक वगैरह मार्केट में भी देखे होंगे। है क्या कि ऑरेंज का फेस पैक पैक जो है, ऑरेंज क्या है, हम लोग का फल है, वो जो हम लोग खाते हैं, उसी से जो है सो फेस पैक वगैरह तैयार किया गया है।
तो उसी तरह से जो बताया गया है कि स्पायरुलिना या फिर जो है शैम्पू, गनोजी शैम्पू, गनोजी सॉप, मसाज ऑयल, ये सब जो है हमारे चेहरे के लिए भी अच्छा है। कितने लोग जो है सो स्पायरुलिना से भी फेस वॉश वगैरह करने का काम क्या करते हैं, तो उससे भी जो है उसको रिजल्ट मिलता है। जैसे कि शैम्पू हो गया, बॉडी वॉश हो गया, तो उसमें भी हमारा क्या है, गनोडर्मा है। साबुन में भी क्या है, गनोडर्मा है। मसाज ऑयल में भी क्या है, गनोडर्मा है। और RJGL तो है ही हम लोग। तो उपभोक्ताओं के 7 समूह, पहले किनको देना है, गर्भवती महिलाओं को, फिर क्या किसको देना है, छोटे बच्चे को, और फिर छात्र छात्राओं को, फिर किशोर अवस्था को, फिर विवाहित जोड़ी को, फिर वरिष्ठ नागरिक को, लास्ट में जो है किसको देना है, मरीज लोगों को। क्योंकि इस वजह से बताया गया है इस चीज को कि जो है हम लोगों का जो गेनोड्रामा जो है, डिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, उसकी महत्ता को पहले समझना होगा, उसकी विशेषता को समझना होगा। आपने एक बुक पढ़ी होगी, डॉक्टर इपन कोशी, वो खुद लिखे हैं, एक FRCS, डबल FRCS डॉक्टर होकर के, बियॉन्ड ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, यानी आधुनिक चिकित्सा शास्त्र से आगे। यानी हम लोगों का जो ग्लोडर्मा रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, आधुनिक चिकित्सा शास्त्र से आगे है। इस वजह से उपभोक्ताओं के 7 समूह जो दिए हैं, पहले किसको देना है, गर्भवती महिलाओं को, ताकि गर्भवती माँ स्वस्थ रहे, उनके बच्चे स्वस्थ जन्म हो। और फिर जो है, अगर हम स्वस्थ बच्चे को, अगर शिशु को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो उनको भी दे सकते हैं। इससे कोई ना गर्भवती महिलाओं को नुकसान होगा, ना बच्चे को नुकसान होगा, दोनों स्वस्थ रहेगा। फिर बताया गया है छात्र छात्राएं, क्योंकि छात्र छात्राएं स्टडी करती हैं, पढ़ते हैं बच्चे लोग, तो उनके लिए भी क्या है कि जब तक जो है सो वो उसका आहार सही नहीं रहेगा, फिर जो है उसका दिमाग भी सही नहीं रहेगा, दिमाग भी स्वस्थ नहीं रहेगा। तो उसके लिए आहार सही देना होगा। तो फिर जो है सो छात्र छात्राओं के लिए ये बेस्ट है। फिर जो है सो किशोर युवा लोग, उनको देना है, ताकि वो स्वस्थ रहेंगे, फिर किसी भी कार्य को वो अच्छे तरीके से कर पाएंगे। फिर विवाहित जोड़े, विवाहित जोड़े को भी जो है वो क्या चाहिए, पूरक पोषक आहार चाहिए। फिर वरिष्ठ नागरिक, जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, उनको देना चाहिए। लास्ट में हम लोगों को क्या, किसको देना चाहिए, मरीज लोगों को। क्योंकि जो बताया गया बियॉन्ड ऑफ मॉडर्न मेडिसिन में, आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में, तो वो हमारा क्या है कि दवाई जो सो बीमार होने के बाद लोग लेता है, लेकिन अगर हम इस रिएक्शन के प्रोडक्ट को लेते हैं तो हमारा शरीर क्या होता है, बीमारियों से बचता है, और हमारे शरीर को बीमारियों से बचाता है, लंबे समय तक स्वस्थ रखता है, दीर्घायु बनाता है। रिएक्शन का प्रोडक्ट से ये हमें लाभ मिलता है। तो इसके संदर्भ में जो है वेबसाइट दिया हुआ है, तो इस वेबसाइट पर आप जा करके इसकी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं। तो थैंक यू। ओके, थैंक यू। धन्यवाद सभी लोगों ने आज इस इवनिंग प्रोग्राम को शांतपूर्वक, ध्यानपूर्वक सुने। इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद। ओके, थैंक यू। ओवर टू यू, इंदू मैम।